माय डियर स्टूडेंट, हम ये जानना चाहते हैं कि जब किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस की स्मॉल अमाउंट ऐड की जाती है तो उसकी पीएच में सफिशिएंट चेंज क्यों नहीं आती, वो पीएच में चेंज को क्यों रेजिस्ट करता है, कैसे रेजिस्ट करता है। आइए जरा देखें। आज मैं जिस बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, वो है बफर सॉल्यूशन मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड अ वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसका हम सॉल्ट लेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस वन इज सोडियम एसीटेट। इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा, इन दोनों के मिक्स करने से मेरे पास एक बफर सॉल्यूशन बनेगा। पहले तो मैं बफर सॉल्यूशन उसकी फॉर्मेशन की बात करता हूं, फिर हम उसमें एसिड या बेस ऐड करने से वो कैसे रिएक्ट करता है उसको स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लेता हूं। ये एसिटिक एसिड है। अगर हम इसको देखेंगे तो मेरे पास ये एसिटिक एसिड है विच इज अ वीक एसिड, इट आयोनाइजेस टू सम एक्सटेंट, ये थोड़ा बहुत आयोनाइज होगा और आयोनाइज होकर इट विल प्रोड्यूस द एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये हमारे पास आ गया। जब हम एसिटिक एसिड को उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उस एक्वस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड विच इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत कम आयोनाइज होगा, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर आप 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लेते हैं तो ये 1.3% डिसोसिएट होगा। दोबारा मेरी बात को सुनना, मैंने कहा कि अगर हम 0.1 मोल पर डीएम क्यूब एसिटिक एसिड लेते हैं तो ये 1.3% डिसोसिएट होगा। क्या मतलब? इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ओनली 1.3 मॉलिक्यूल विल आयोनाइज, या 1000 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में से 13 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे। अगर हम इधर 1000 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल लें तो 1.3% आयोनाइजेशन का मतलब है आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ओनली 13 मॉलिक्यूल विल आयोनाइज, 13 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे और बाकी जो है वो 987 मॉलिक्यूल्स वो वैसे के वैसे अनआयोनाइज फॉर्म में पड़ेंगे। और अगर मैं 10,000 मॉलिक्यूल लूं तो उसमें से 133 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे। अगर मैं 1,00,000 मॉलिक्यूल लूं तो उसमें रफली 1333 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे। ये है 1.3% आयोनाइजेशन का मतलब, परसेंटेज आयोनाइजेशन का ये मतलब। इसका मतलब है बहुत कम एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, हमारे पास सॉल्यूशन में एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन एस्टेब्लिश होंगे, वो बनेंगे। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। दो बातें ध्यान में रखनी है आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट, आपने दो बातें, एक कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा ली शटल प्रिंसिपल। ये दोनों चीजें हम लेक्चर्स में पहले पढ़ के आए। ली शटल प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था? ली शटल प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, अगर मैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करूं, A+B रिवर्सिबल C+D। हमने पढ़ा था कि जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी। और कॉमन आयन इफेक्ट वो भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इन दोनों प्रिंसिपल्स की यहां एप्लीकेशन है। अब हम एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट ऐड करते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास सोडियम एसीटेट है, CH3COONA। सोडियम एसीटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब आप इसको ऐड करेंगे इट विल आयोनाइज, इट गिव्स एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। ये हमारे पास है। अब जब वीक कॉमन आयन इफेक्ट, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सप्रेस होती है। सप्रेस होने का मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्स चल पड़ा, और जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए थे, जैसे जैसे सोडियम एसीटेट आयोनाइज होता जाएगा ऊपर वाला रिएक्शन रिवर्स होता जाएगा। आई मीन एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन सप्रेस होती जाएगी। अब कुछ पॉइंट जरा देखिएगा, एक टेबल है
उस टेबल में मैं कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आपने समझना क्या टेबल में? टेबल में आपने सिर्फ एक सेंटेंस उसको वेरीफाई करना है, और वो सेंटेंस क्या है? जब हम एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन, जब आप एसिटिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन, और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, आपने पढ़ा हुआ है कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप जब वाटर की pH 7, जब आप उसमें एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ती जाती है, सॉल्यूशन की pH कम होती जाती है। इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड के ऐड करने से सॉल्यूशन की pH कम होती जाएगी, क्योंकि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन। अब आप उसी सॉल्यूशन में जिसकी pH बहुत कम हो चुकी है, अगर आप 0.1 मोल पर डीएम क्यूब एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसकी pH रफली 2.89 होती है। अब आपने क्या करना है? आपने इसमें सोडियम एसीटेट डालना है। जैसे जैसे सोडियम एसीटेट ऐड करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट करेगा, और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा। रिवर्स जाने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन एसीटेट आयन से मिलकर एसिटिक एसिड बनाते जाएंगे, और यूं सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि pH अगर ये कम हो रही है तो pH क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे सोडियम एसीटेट आयोनाइज होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होती जाएगी, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि pH जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। इसी बात को आप एक टेबल की मदद से समझ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये टेबल है, जरा इसको देखें। इस टेबल में मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। द फर्स्ट कॉलम इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये मैं मोल पर डीएम क्यूब में ले रहा हूं। द सेकंड कॉलम इज कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। the third column is percentage dissociation, and the fourth one is the pH। अब इसमें देखें, हमने ना एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ली है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, और हमने अभी इसमें हमने सोडियम एसीटेट नहीं डाला। ये जो एसीटेट आयन है, इट इज मेजरली प्रोवाइडेड बाय द सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट वो अभी हमने नहीं डाला, इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन 1.3 है, और इसकी pH देखेंगे दैट इज 2.89। अब हमने एसिटिक एसिड के इसी सॉल्यूशन में हमने 0.05 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम एसीटेट डाला। जब इसको डाला तो इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन कम हो गई। अब इसकी जो परसेंटेज डिसोसिएशन जो है वो 1.3 से कम होकर 0.036 हो गई, और pH इंक्रीज कर गई। pH इंक्रीज करके ये आपके पास 4.44 होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सेम, हमने सोडियम एसीटेट एसीटेट आयन और इंक्रीज कर दिया, और अब हमने उसमें 0.1 मोल पर डीएम क्यूब इंक्रीज कर दिया। तो आपने देखा कि अब इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन कम, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन बढ़ती जा रही है, परसेंटेज डिसोसिएशन कम होती जा रही है। अब ये परसेंटेज डिसोसिएशन 0.018 हो गई, और pH तो देखें, pH और बढ़ गई। इसी तरह अगर आप यहां पे देखेंगे, हमने ये 4th वन में जाकर मजीद एसीटेट आयन सोडियम एसीटेट ऐड किया। अब जब आप ऐड करेंगे, ये 0.15 मोल पर डीएम क्यूब हो गया। इसके ऐड करने पर परसेंटेज डिसोसिएशन मजीद कम हो गई, और pH जो है 4.92 वो बढ़ गई। ये हमें टेबल क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम सोडियम एसीटेट बढ़ाते जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट इंक्रीज करते हैं, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जैसे जैसे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। परसेंटेज डिसोसिएशन कम होती जाएगी। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड बढ़ती है, अगर रिवर्स आए तो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड कम होती है। और कम होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम हो रही है, और इसके कम होने का मतलब है pH क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब आपके पास एक बफर सॉल्यूशन बन गया जिसकी pH जो है वो रफली 4.92 है, और चूंकि ये pH 7 से कम है, सो दिस वन इज द एसिडिक बफर। अब हम इस बफर सॉल्यूशन में देखते हैं एक्टिव स्पीशीज क्या है। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यही सारी गुफ्तगू का जो है रूह है कि अब हम देखते हैं कि इस बफर सॉल्यूशन में
इस बफर सॉल्यूशन में एक्टिव स्पीशीज क्या है और वो किस तरह एडिशन ऑफ एसिड या एडिशन ऑफ बेस को टैकल करती है। देखिए, मैं फर्ज करता हूं स्टूडेंट, आपने ना, फर्ज कर रहा हूं, आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, 1000 मॉलिक्यूल लिए एसिटिक एसिड के, 1000, आपने इसको वाटर में ऐड किया, 1000 में से फर्ज कर रहा हूं 13 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए। इट मींस अगर 1000 में से 13 आयोनाइज हुए तो 13 एसिटेट आयन बने, 13 हाइड्रोजन आयन बने। अब बाकी आपके पास ये रह गए 987। 1000 लिए थे, 13 आयोनाइज हो गए, बाकी 987 एसिटिक एसिड के, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बच गए। और इस हाइड्रोजन आयन की वजह से पीएच जो है वो 2.89 होगी। अब आप उस सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट ऐड करते हैं। सपोज आपने इसके 1000 मॉलिक्यूल लिए। माय डियर स्टूडेंट, ये तकरीबन सारे के सारे आप इसमें कह लें कि 995 आयोनाइज हो गए, बाकी आपके पास 5 बच गए। 1000 में से 995 आयोनाइज हो गए, इसका मतलब है ये हमारे पास बने 995, ये हमारे पास बने 995। अब जैसे जैसे ये आयोनाइज होता जाएगा, सॉल्यूशन में एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और ऊपर वाला रिएक्शन की तरफ चल पड़ेगा, रिवर्स चल पड़ेगा। रिवर्स जाने का मतलब है कि ये पीछे हटता जाएगा और एट लास्ट सपोज हमारे पास ये 5 बच गए, ये भी हमारे पास 5 बच गए, और ये रिवर्स जाने पर ये हमारे पास 995 बच गए। इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन में 3 मेजर चीजें आ गई। 3, एक, हमारे पास सॉल्यूशन में ये एसिटिक एसिड आ गया, 995, हमारे पास सॉल्यूशन में ये एसीटेट आयन आ गया, 995 और 5000 हमारे पास सॉल्यूशन में सोडियम आयन आ गया। ये जो सोडियम एसीटेट है या हाइड्रोजन आयन है, ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट में। अब जो एक्टिव स्पीशीज है सॉल्यूशन में वो 2 चीजें हैं, एक एसिटिक एसिड और एक एसीटेट आयन। मैंने एक लफ्ज बोला था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट कि ये मेरे पास जो एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, जब ये एक प्रोटॉन लूज करेगा H पॉजिटिव, इट विल फॉर्म द एसीटेट आयन। तो दिस वन इज द एसिड एंड दिस वन इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। बफर सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस, दे कॉन्स्टिट्यूट द बफर सॉल्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द एसिडिक बफर। तो इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन बोथ कॉन्स्टिट्यूट द एसिडिक बफर। और ये जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन आपको बताई, ये हमें बता रही है कि इस एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन ये दोनों बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो वी कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि दिस एसिडिक बफर is a reservoir of weak acid, I mean acetic acid, and its conjugate base, I mean acetate ion. इसका मतलब हुआ कि इस एसिडिक बफर की जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, उसका रिस्पॉन्सिबल 2 स्पीशीज है, एक वीक एसिड एसिटिक एसिड और दूसरा उसका कॉन्जुगेट बेस। ये 2 स्पीशीज इसकी बफर एक्शन का रिस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेदार। कैसे? देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब आप इस एसिडिक बफर में, ये मेरे पास आ गया एसिडिक बफर, मेन इसमें चीजें क्या है, इसमें है एसिटिक एसिड, दूसरी इसमें चीज क्या है, एसीटेट आयन, ये मेन। अब आप इसके अंदर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करें, सपोज HCl ऐड करें, HCl इसमें जाएगा, HCl इसमें जाकर आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा।
कौन सी चीज है जो पीएच को डिस्टर्ब करती है? दो चीजें, अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये दो वो चीजें हैं जो पीएच को डिस्टर्ब करती है। इसका मतलब है HCl जाएगा, इट विल आयोनाइज टू गिव द हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इस बफर सॉल्यूशन की पीएच को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जो ही ये हाइड्रोजन आयन ये इसमें प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने की वजह से, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बढ़ने की वजह से ऊपर वाला रिएक्शन किधर को चल पड़ा? रिवर्स। आपके पास एसीटेट आयन कितने हैं? रफली 1000। तो इसका मतलब है ये HCl है, ये जो ही ऐड होता जाएगा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता जाएगा, रिएक्शन रिवर्स चलता जाएगा। और इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को एसीटेट आयन अकोमोडेट कर रहा है। एसीटेट आयन ने क्या किया? ये जो एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव, इसने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसको अकोमोडेट किया और कन्वर्ट होता गया एसिटिक एसिड। लेकिन एक खास हद तक जितने एसीटेट आयन मौजूद हैं सॉल्यूशन में, उतने हाइड्रोजन आयन आएंगे तो वो अकोमोडेट होंगे। लेकिन इफ यू ऐड अ लार्ज अमाउंट ऑफ HCl, बहुत ज्यादा मिकदार में, लार्ज क्वांटिटी ऑफ HCl, ये तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इतनी ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन आयन को ये फिर अ लिटिल अमाउंट ऑफ एसीटेट आयन ये टैकल नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, अगर मैं इसी सॉल्यूशन में HCl के बजाय कोई बेस ऐड करता हूं, आई मीन मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जाएगा सॉल्यूशन में, इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन के प्रोड्यूस होने से पीएच डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो ही ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा दो काम होंगे। ये हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिलकर वाटर बनाते जाएंगे। इसका मतलब है कि इस साइड पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जो ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन कम हो रहे, रिएक्शन किधर चल पड़ेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है कि आपके पास ये जो रेजर्वॉयर ऑफ एसिटिक एसिड है ये आयोनाइज होकर एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता जाएगा, और वो हाइड्रोजन आयन ये इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। इसका मतलब हुआ दो चीजें, एसिटिक एसिड इट कैप्चर द हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या करता है? कैप्चर्स OH नेगेटिव आयन, यानी इट अकोमोडेट द एडिशन ऑफ बेस, और एसीटेट आयन इट कैप्चर द हाइड्रोजन आयन, ये क्या करता है? कैप्चर हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन किसने दिए? बाय एडिशन ऑफ एसिड। इट मींस एसीटेट आयन अकोमोडेट द एडिशन ऑफ एसिड। तो ये कॉन्जुगेट बेस इट अकोमोडेट द एडिशन ऑफ एसिड, एंड दिस वीक एसिड इट अकोमोडेट द एडिशन ऑफ बेस। और यूं इन दोनों की मौजूदगी की वजह से बफर एक्शन परफॉर्म होता है। स्टूडेंट, मैंने ये आपको समझाया एक एसिडिक बफर जो हमने एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के कॉम्बिनेशन से बनाया। एक काम मैं आपको देता हूं, आप एक ना बेसिक बफर बनाएं। ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट। बेसिक बफर आप बनाएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से। आप जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन this one is a weak electrolyte, when it dissolves in water it gives the ammonium ion and hydroxide ion, ये दो देता है। और अगर हम इसके सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड डालें, which is a strong electrolyte, completely ionized, it gives the ammonium ion and chloride ion। तो जैसे जैसे अमोनियम क्लोराइड आयोनाइज होता जाएगा, सॉल्यूशन में अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट करेगा और ऊपर वाला रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा। यूं हमारे पास जो एक्टिव स्पीशीज इसमें आएंगी वो हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम आयन, दे कॉन्स्टिट्यूट द दिस बेसिक बफर। अब आपने इसमें स्टडी करना है कि जब हम इस बेसिक बफर में एसिड ऐड करते हैं तो उस एसिड के एडिशन में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, उस हाइड्रोजन आयन को कौन सी स्पीशीज अकोमोडेट करती है। और सिमिलरली व्हेन वी ऐड द बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस, विच स्पीशीज अकोमोडेट द हाइड्रोक्साइड आयन। इट इज योर जॉब स्टूडेंट, आपने खुद इसको स्टडी करना है। हम आगे बढ़ते हैं
स्टूडेंट अब हम ना हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर्स एंड देन फॉर बेसिक बफर्स इसको स्टडी करने जा रहे हैं। हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, मैं जो यहां एसिड ले रहा हूं वो मेरे पास है HA, दिस वन इज अ वीक एसिड, और ये वीक एसिड बहुत कम आयोनाइज होता है, और कम आयोनाइज हो पर ये हमारे पास H पॉजिटिव देता है और A नेगेटिव देता है। दिस वन इज द वीक एसिड एंड दिस वन इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, बहुत कम आयोनाइज हुआ। इसमें हम इसका ना ये सॉल्ट डालते हैं, दिस वन इज अ सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। When HA is treated with sodium hydroxide, we will have NaA. This one is the salt. It is a strong electrolyte. ये तकरीबन सारे का सारा आयोनाइज होगा and it gives the sodium ion and A negative. जैसे जैसे ये आयोनाइज होता जाएगा इसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होती जाएगी और यू सोल्यूशन में A नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने से pH बढ़ती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एक बात है जो आपने इस पूरे टॉपिक में, जो पूरे टॉपिक की रूह है उसको आपने याद करना है, और वो स्टूडेंट क्या बात है कि ये जो A नेगेटिव है ना, इट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द सॉल्ट, सो द कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट है, इसका मतलब है A नेगेटिव जो है इट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द सॉल्ट, लिहाजा जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हुई रफली वही कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव होगी। अब हम ये भी जानते हैं कि pH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमें यह भी पता है कि माइनस लॉग Ka दैट इज इक्वल टू Pk। ये चीजें हम पीछे पढ़ के आए। अब ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये इसकी K वैल्यू ले तो मेरे पास आएगा Ka दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में लेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ H ये तरह। हम जानना क्या चाहते हैं, हम ना pH को जानना चाहते हैं, तो हमारा फोकस किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को एक साइड पे रखें, ये ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आए, तो आपके पास ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू, ये Ka के साथ ऊपर चला गया, आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ HA, और ये नीचे आ गया कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। स्टूडेंट आप पहले इसका लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये लेंगे और फिर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं दोनों स्टेप्स को एक ही जगह पे सॉल्व करता हूं। तो अगर आप पहले लॉग लेकर फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, और इसके बाद आपके पास माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HA ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, ये आपके पास है। अब आप जानते हैं कि माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड द pH, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा pH, तो pH दैट इज माइनस लॉग K दैट इज कॉल्ड द Pk, तो मेरे पास ये आ गया Pka, और मैं इस माइनस को प्लस करता हूं तो ये चीजें उलट जाएंगी, तो ये आपके पास आ गया लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HA, ये उल्टेंगी तो सॉरी ये A नेगेटिव ऊपर चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब A नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव दैट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द सॉल्ट, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और HA दैट इज द एसिड, तो मैं इसको लिखूंगा pH दैट इज इक्वल टू Pka प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये स्टूडेंट मेरे पास, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेंडरसन हेज़ेनबॉल्क, इस इक्वेशन का नाम है HANDER, हेंडरसन HASSEN, हेज़ेनबॉल्क इक्वेशन, इन दो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई। इस इक्वेशन के, मैं इस इक्वेशन को दो तरह से इंटरप्रेट करता हूं, जरा देखो। पहली बात, ये इक्वेशन हमें बता रही है द pH ऑफ एसिडिक बफर, द pH ऑफ एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, आई मीन 2 फैक्टर अकोमोडेट या कंट्रोल द pH ऑफ बफर, एसिडिक बफर। pH को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है?
पहली चीज कंट्रोल कर रही है pKa ऑफ एसिड, वीक एसिड, और दूसरी चीज द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये दो चीजें, ये दो वो फैक्टर हैं जो पीएच ऑफ एसिडिक बफर को कंट्रोल करते हैं। एक और बात, अब इसके एप्लीकेशन क्या है? हैंडरसन इक्वेशन की मदद से हम किस चीज को प्रैक्टिकली एवरीडे लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या है, किस चीज को मालूम करते हैं? माय डियर स्टूडेंट, हैंडरसन इक्वेशन जो है ये दो तरह से हमारे काम आती है। पहली बात, जरा दोनों बातों में बहुत बहुत बारीक सी दीवार है, जरा सुनना। पहली बात यह है, हैंडरसन इक्वेशन की मदद से किसी प्रिपेयर्ड बफर सॉल्यूशन की आप पीएच मालूम कर सकते हैं। एक आपके पास बफर सॉल्यूशन बन गया, मैं कहता हूं जनाब इसकी पीएच क्या है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ दैट एसिडिक बफर। दूसरी बात, आपको मैं कहता हूं जनाब आप एक ना बफर सॉल्यूशन बनाएं जिसकी पीएच 5.34 हो, ये एसिड है, वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन को इस तरह एडजस्ट करें तो आपके बफर सॉल्यूशन की पीएच रिक्वायर्ड पीएच को टैली करें, तो फिर आप इस इक्वेशन की मदद लेंगे। यानी दो बने हुए बफर सॉल्यूशन उसकी पीएच को डिटरमिन करना या गिवन पीएच के मुताबिक बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना, ये दो काम हैं जो हम इस हैंडरसन हेजनबर्ग इक्वेशन से लेते हैं। एक दो जरा ना प्रॉब्लम, जरा उनको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, पहले केस में हम ये एसिटिक एसिड लेते हैं, दिस वन इज अ वीक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सपोज हम इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब। सिमिलरली मैं इसका सॉल्ट ले लेता हूं विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस वन इज सोडियम एसिटेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज आल्सो 1 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, मैंने इस केस में क्या किया, मैंने एसिड की और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ले ली और इनके कॉम्बिनेशन से मैंने एक एसिडिक बफर बनाया। मैं उसकी पीएच जानना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मुझे इसमें हैंडरसन इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। पीएच दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब हमने क्या कहा, हमने कहा एसिड और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, ऊपर भी 1 मोल पर डीएम क्यूब, नीचे भी 1 मोल। जब कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1, तो आपके पास आ गया पीएच दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 1। और जानते हैं स्टूडेंट आप के लॉग 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और जब आप 0 लगाएंगे तो जब आप 0 पुट करेंगे यहां पे, तो इसका मतलब है कि pH इज इक्वल टू pKa, किसकी, pKa ऑफ एसिड, और यहां एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड। और याद रखना कि pKa ऑफ एसिटिक एसिड, ये याद रखनी है, न्यूमेरिकल में आपको काम देगी, ये है 4.74, ये आपके पास है। तो अगर pH बफर सॉल्यूशन की pKa के बराबर है और pKa ऑफ एसिड दैट इज 4.74, एसिटिक एसिड की है। अब ये ना एमसीक्यू पूछा जाता है अक्सर, ये एंटी टेस्ट में या आपके जो एफएससी एग्जाम उसमें ये आता है। न्यूमेरिकल क्या आता है, न्यूमेरिकल ये आता है कि इफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक, इफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड and its salt are mixed, then the pH of buffer solution will be option A 1, option B less than 1, option C more than 1, option D equal to pKa of acid. The correct option is equal to pKa of acid. लेकिन ये तब इसके बराबर है अगर आप इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। लेकिन अगर मैं एसिड की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन चेंज करूं, डिफरेंट लूं, तो फिर पीएच क्या होगी, जरा उसको देखते हैं। मेरे पास ना एक मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, एक आप खुद करेंगे सॉल्व। मेरे पास एसिटिक एसिड है COOH। माय डियर स्टूडेंट, मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूं 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, ये मैंने एसिटिक एसिड लिया। और सोडियम एसिटेट में ले लेता हूं CH3COONA, सोडियम एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट दैट इज 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये अब दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एसिडिक बफर बना, उसकी पीएच क्या है,
उसकी पीएच के लिए मैं हेंडरसन इक्वेशन लिखूंगा, पीएच दैट इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। स्टूडेंट यहां पे पीके मैंने बताई 4.74, तो आपके पास आ गया 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 1 मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.1। अब इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट देखो ऊपर 1 नीचे 0.1, 0.1 का मतलब क्या है? 0.1 का मतलब है 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻1, तो इसका मतलब हुआ ये आपके पास आ गया 4.74 प्लस लॉग 10⁻1। स्टूडेंट ये 1 शुरू में आ गया, ठीक है, यानी ये प्लस है तो आपके पास ये हो गया, और लॉग 10 आप जानते 1 है, तो आपके पास ये होगा 4.74 प्लस 1, तो इस तरह आपके पास ये पीएच आ गई, दैट इज 5.74। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिया, लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, देन अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूं और मैं ले लूं एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड में ले लूं ये 0.1 की बजाय इसको अब मैं 1 मोल पर डीएम क्यूब लेता हूं, और सोडियम एसिटेट कंसंट्रेशन CH3COONA, इसको मैं 1 की बजाय इसको मैं 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, मैंने कंसंट्रेशन ऊपर वाली वैल्यू रिवर्स कर दी। अब आप इसकी पीएच वो मालूम करें। जब पीएच मालूम करें, अगर आपका आंसर आए 3.74 तो इट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका ठीक आंसर। अब जरा देख लें, हमारे पास ना एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये मैंने ये 0.1 लिया, उसको 1 लिया, फिर इसको 0.1 से 0.1 से 1 कर दिया, उसको 1 से 0.1 कर दिया। इन दोनों की इन कंसंट्रेशन की रेंज में आपके पास जो बफर सॉल्यूशन बनेंगे ना, उन बफर सॉल्यूशन की पीएच 3.74 उससे लेकर 5.74 की रेंज में होगी। याद रखना एक बात, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट के कॉम्बिनेशन से बाय यूजिंग वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर आपके पास इस पीएच इनकी रेंज में पीएच आ रही है तो यू द बफर कैपेसिटी ऑफ दीज बफर सॉल्यूशन विल बी हाई। अगर पीएच इससे बाहर चली जाती, इस रेंज से आउट हो जाती है, तो फिर वो जो बफर सॉल्यूशन बनेंगे उनकी बफर कैपेसिटी कम होती है। बफर कैपेसिटी क्या होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट ये जो मैंने सारी बातें की है ना, दीज आर एसिडिक बफर्स। अब जरा ना हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर उसको देखें। तो हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, बेसिक बफर्स, और माय डियर स्टूडेंट ये जो बेसिक बफर्स है ना, इनमें एक मैंने आपको एग्जांपल बताई भी है। आपके पास होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास बेसिक बफर बना, हम उसकी पीओएच जानना चाहते हैं, या हम एक डेफिनेट पीओएच वाला बफर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो हम हेंडरसन इक्वेशन की मदद लेंगे। जो ये वाली इक्वेशन हमने लिखी ना, ये वाली हेंडरसन इक्वेशन, स्टूडेंट हम इसी को ही मॉडिफाई करते हैं। जहां पीएच लिखा है बेस की सूरत में ये पीओएच हो जाएगा, तो पीकेए ये तो एसिड के लिए, तो बेस के लिए क्या होगा पीकेबी प्लस लॉग ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सेम, और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की जगह पे हम क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये आपके पास हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर्स। इससे रेलेवेंट आप इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप या एग्जांपल वो कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जिनका ताल्लुक बफर सॉल्यूशन से है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।